बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो हमारे पास यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। इस चैप्टर में सबसे पहले हम प्रूव करेंगे फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन उससे भी पहले हम डिस्टेंस फार्मूला पढ़ेंगे, क्योंकि फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ में हम डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करेंगे। तो बच्चों, हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला क्या है। फ़र्ज करें हम टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर बात कर रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है, और इस पॉइंट को हम नाम देते हैं x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, और ये पॉइंट है q x2 y2। अब अगर हम इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, तो अगर हम इन दो पॉइंट्स के दरमियान ये मान लेते हैं, ये हमारे पास पॉइंट है और ये Q पॉइंट, तो ये डिस्टेंस अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज़ होगा। और डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास जो क्या होगा, हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे डिराइव कर लेते हैं। देखो, अगर ये पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हैं, तो इसका जो हमारे पास x कोऑर्डिनेट होगा वो x1 होगा और इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो x2 होगा। इसी तरह इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो y1 होगा और इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो y2 होगा। अब x एक्सिस के ऊपर या y एक्सिस के ऊपर इनके दरमियान कितना डिस्टेंस है, यहाँ पे डिस्टेंस है y2 माइनस y1। अगर यहाँ पे इतना डिस्टेंस है, अगर हम ये ट्राइंगल कंप्लीट कर लें तो जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये है, तो इसको भी हम y2 माइनस y1 लिख सकते हैं। इसी तरह जितना डिस्टेंस यहाँ पे x2 माइनस यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, फाइनल माइनस इनिशियल x2 माइनस x1, तो जितना डिस्टेंस यहाँ पे है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे है, तो x2 माइनस x1 हम यहाँ पे लिख सकते हैं और इसको हम d कह देते हैं, जिसको हमने फाइंड आउट करना है। अब ये पी क्यू और इस पॉइंट को अगर हम r का नाम दे दें तो पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसके अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। हम यहाँ से कह सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज यहाँ पे हमारे पास क्या था, d इस ट्राइंगल के अंदर, तो इसका मतलब है d स्क्वायर इक्वल है बेस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस, और परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना था, ये परपेंडिकुलर है हमारे पास, अगर हम एंगल यहाँ पे लेते हैं तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो जो ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है। अब अगर हमें दो कोई पॉइंट दिए हों, जैसे आपके बुक के ऊपर जो एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल, वहाँ पे हमें दो पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट गिवन है A38 और दूसरा पॉइंट गिवन है B56। अब अगर हमें कहा जाए कि इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करें, तो हम यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। ए बी के दरमियान जितना डिस्टेंस है वो हम फार्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे a के कोऑर्डिनेट्स को हम बोल देते हैं x1 y1 और b के कोऑर्डिनेट्स को बोल देते हैं x2 y2।
तो जब इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। x2 कितना है 5, तो 5 माइनस x1 कितना है 3, 5 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 6 माइनस y1 कितना है 8 उसका स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास क्या आ गया, d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 3 2 का स्क्वायर प्लस और 6 माइनस 8 माइनस 2 का स्क्वायर। d इज इक्वल टू ये आ जाएगा 4 प्लस 4 8, तो 8 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2 और इसका स्क्वायर रूट हमने फाइंड आउट करना है। तो d की वैल्यू यहाँ पे आपके पास आ जाएगी, 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 स्क्वायर रूट 2। तो ये आपके पास डिस्टेंस आ गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हो सकता है कि हमने यहाँ पे प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया, इसलिए क्योंकि डिस्टेंस हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, तो वो पॉजिटिव होगा या ज़ीरो होगा, इसलिए नेगेटिव लगाने की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। तो बच्चों इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ये डिस्टेंस फार्मूला है किस तरह से हमने अप्लाई करना है, ये आप लोगों ने इसको समझना है। उसके बाद हम पढ़ते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पे बच्चों आप लोग एक और चीज़ समझ लें कि अगर हमारे पास कोई सर्कल हो, ये हमारे पास फ़र्ज़ करें एक सर्कल है और जिसका जो रेडियस है हमारे पास वो है r। ये हमारे पास एक सर्कल है और इसका रेडियस r है और हमने एक सर्कल की बाउंड्री पे एक पॉइंट ले लिया P, ये एक पॉइंट है। तो जो ये लाइन है OP जो लाइन है, इसका एंगल यहाँ पे बन रहा है थीटा। अगर हमारे पास इस तरह हो तो इस P के कोऑर्डिनेट्स हमेशा क्या होंगे, इस P के कोऑर्डिनेट्स होंगे r cos थीटा r sin थीटा, यानी रेडियस लिखेंगे और साथ में cos थीटा और जितना एंगल यहाँ पे सेंट्रल एंगल जितना बन रहा होगा वो लिख देंगे P r cos थीटा r sin थीटा। फर्ज करें यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं Q, बाउंड्री के ऊपर पॉइंट है, सर्कल की बाउंड्री पर पॉइंट है और रेडियस जाहिर है यहाँ भी आपके पास जो रेडियस होगा तो जो फर्ज करें हमारे पास यहाँ पे एक और पॉइंट है Q और उसका सेंट्रल एंगल यहाँ पे जो बन रहा है हमारे पास वो फर्ज करें अल्फ़ा है, यानी OQ इज़ द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल अल्फ़ा। इनिशियल साइड तो हमारे पास x एक्सिस है उसकी और टर्मिनल साइड जो है वो उसकी OQ है। देन अगर हमें कहा जाए कि आप बताएं कि Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो हमें पता है कि इस सर्कल का रेडियस r यूनिट्स है और इसका सेंट्रल एंगल हमारे पास यहाँ पे OQ जो है वो टर्मिनल साइड है एंगल अल्फ़ा की। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम लिख सकेंगे r cos अल्फ़ा r sin अल्फ़ा। तो इस तरह से हम किसी भी सर्कल के किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं अगर हमें उसके रेडियस का पता हो और उसके सेंट्रल एंगल का पता हो कि जो भी लाइन जॉइन कर रही है सेंटर को उस पॉइंट से वो टर्मिनल साइड है किसी एंगल की, तो फिर हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इस तरह से बता सकते हैं। अगर हमें कहा जाए कि आपके पास एक यूनिट सर्कल है, इफ वी हैव अ यूनिट सर्कल, अगर हमारे पास एक यूनिट सर्कल है इस तरह का और उसके अंदर यूनिट सर्कल का मतलब है कि उसका रेडियस 1 यूनिट है, उसका रेडियस 1 है। तो अगर अब यहाँ पे हमें एंगल मिलता है थीटा और यहाँ पे पॉइंट मिलता है P, तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या लिखेंगे हम, 1 cos थीटा 1 sin थीटा। तो 1 को तो लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे 1 r की जगह आ रहा है, तो हमें लिखना तो वैसे चाहिए था r cos थीटा r sin थीटा, लेकिन चूंकि r यहाँ पे 1 है
तो 1 हम लिखेंगे नहीं, हम सिर्फ डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे कॉस थीटा साइन थीटा। अगर हमें ये बात कंफर्म होगी कि हमारा सर्कल यूनिट सर्कल है तो हम डायरेक्ट वहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा लिख देंगे, या एंगल जो भी होगा, अगर अल्फा एंगल होता तो हम यहाँ पे लिखते थे कॉस अल्फा साइन अल्फा। तो बच्चों इस चीज़ को आप लोगों ने समझना है। अब हम शुरू करते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जो इसकी हमारे पास स्टेटमेंट है, लेट अल्फा बीटा बी एनी टू एंगल्स, और ये एंगल्स रियल होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होने चाहिए। देन कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल होगा कॉज अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, और इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। वन इज called fundamental law of trigonometry। इसका प्रूफ देखते हैं बच्चों हम। फर्ज कर लिया हमारे पास एक यूनिट सर्कल है, यहाँ पे हमने एक यूनिट सर्कल ले लिया। ये हमारे पास एक यूनिट सर्कल है और यहाँ पे हमने अपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लॉट कर लिए। अब मुझे फ़र्ज़ करें हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया और उसको हम नाम दे देते हैं इस, यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं उसको नाम दे देते हैं ए का, और यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं उसको नाम दे देते हैं बी का। अब ये जो ए पॉइंट है, अगर हम इसको ज्वाइन करें सेंटर के साथ, तो बच्चों हमने यहाँ पे दो पॉइंट्स ले लिए सर्कल के ऊपर, और ये हमें पता है कि ये यूनिट सर्कल है। एक हमने पॉइंट ले लिया ए और एक पॉइंट ले लिया बी, और सेंटर को हमने नाम दे दिया ओ का। अब ये जो ओ ए है ये टर्मिनल साइड है ऑफ द एंगल अल्फ़ा, यानी यहाँ से यहाँ पे एंगल बन रहा है अल्फ़ा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल है वो बन रहा है बीटा। यानी अगर हम कहें कि मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स ओ बी वो बीटा है, और मेजरमेंट एंगल एक्स ओ ए जो है वो हमारे पास अल्फ़ा है। तो ये जो दरमियान वाला यहाँ पे एंगल बनेगा ये कितना होगा? यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो फाइनल माइनस इनिशियल होगा। टोटल एंगल कितना था? अल्फ़ा, और उसमें से बीटा को माइनस कर दें क्योंकि हमने बीटा को छोड़ दिया पीछे। तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पे जो हमारे पास नया एंगल बनेगा वो होगा अल्फ़ा माइनस बीटा। यहाँ पे ये जो एंगल होगा हमारे पास ये अल्फ़ा माइनस बीटा होगा। तो जितना एंगल यहाँ पे है उतने ही एंगल पे हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, और यानी जितना एंगल अल्फ़ा माइनस बीटा है उतना ही एंगल हमने लेके एक और पॉइंट यहाँ पे ले लिया।
और उस पॉइंट को बच्चों हम नाम दे देते हैं सी का। और ये हमने सी पॉइंट इस तरह चूज़ किया है कि यहाँ पे जो हमारे पास एंगल बनेगा वो भी अल्फ़ा माइनस बीटा ही बनना चाहिए। हमने सी को इस तरह चूज़ किया। यहाँ पे एंगल अल्फ़ा माइनस बीटा है, तो यहाँ भी हमने अल्फ़ा माइनस बीटा ही एंगल लिया। अब अगर एंगल ये सेम है, अल्फ़ा माइनस बीटा ये वाला और ये वाला एंगल सेम है, तो इसका मतलब है कि लेंथ ऑफ ए बी, यहाँ पे जो लेंथ है हमारे पास है ए बी को मिलाने वाली जो लाइन है उसकी लेंथ, और अगर हम इस पॉइंट को यहाँ पे जो पॉइंट है डी का, उसको डी का नाम दे देते हैं, तो जो लेंथ जो लाइन हमारे पास होगी जो सी और डी को आपस में ज्वाइन करेगी उसकी लेंथ और ए बी की लेंथ सेम होगी, क्योंकि इनका एंगल सेम है और ये एक ही सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं और रेडियस भी सेम है। तो इसका मतलब होगा कि ए बी की लेंथ सी डी की लेंथ के इक्वल होगी। तो अब हम थोड़ा सा इसको लिखते हैं और फिर इस बात को आगे लेके चलेंगे कि लेंथ ऑफ ए बी इक्वल्स लेंथ ऑफ सी डी। तो जो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमने एक यूनिट सर्कल कंसिडर कर लिया। कंसिडर a unit circle with center at O। O पे उसका सेंटर है और OA और OB आर दी टर्मिनल साइड्स ऑफ द एंगल अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली। इस तरह लिख लें या ऐसे लिख लें कि लेट द टर्मिनल sides of angles alpha and beta cut the circle at A and B respectively। ये हम लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मेजरमेंट एंगल एक्स ओ ए वो कितना है, अल्फ़ा है, और मेजरमेंट एंगल एक्स ओ बी जो है वो बीटा है। तो मेजरमेंट एंगल बी ओ ए कितना होगा, या ए ओ बी लिख लें उसको। मेजरमेंट एंगल बी ओ ए ये कितना होगा, ये अल्फ़ा माइनस बीटा होगा। तो हम यहाँ पे कहते हैं टेक अ पॉइंट C ऑन दिस सर्कल। हमने सर्कल पे एक पॉइंट C लिया सच डैट, ये सर्कल पे पॉइंट हमने इस तरह लिया है कि x और C उतना ही एंगल है जितना एंगल A और B के दरमियान था, यानी यहाँ पे OB और OA के दरमियान जितना एंगल था उतना ही एंगल हम यहाँ पे OX और OC के दरमियान चाहते हैं। इस तरह से हमने C को चूज़ करना है सच डैट मेजरमेंट एंगल XOC जो है वो भी अल्फ़ा माइनस बीटा है। अब इनके कोऑर्डिनेट्स को अगर हम डिसाइड करें तो जो हमने प्रीवियस पेज देखा उसके अंदर हमने कहा था कि अगर हमारे पास कोई सर्कल हो और उसका रेडियस हमें पता हो और हमारे पास जो भी पॉइंट है उसको अगर हम सेंटर ऑफ द सर्कल से ज्वाइन कर दें तो वो टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल बने, तो उस वक्त हम उसके कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं। तो इस तरह अगर हम देखेंगे तो इस ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसका एंगल कितना है, अल्फ़ा है, और इसका जो रेडियस है वो 1 है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा।
इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे कॉस अल्फा साइन अल्फा। इसी तरह जो बी है ओ बी को मिलाने वाली जो लाइन है उसका एंगल कितना है बीटा, तो इसके जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे कॉस बीटा साइन बीटा। अच्छा सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सी में एंगल कितना बन रहा है अल्फा माइनस बीटा, तो इसका मतलब है कि इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा कॉमा साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ये हमारे पास सी के कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब एक बात यहाँ पे आपको क्लियर होनी चाहिए कि जितना डिस्टेंस ए बी का है उतना ही डिस्टेंस सी डी का है। तो इसी बात को हम आगे लेके चलेंगे। क्यों, उसकी वजह मैंने बता दी है कि ये जो एक तो हमारे पास एक ही सर्कल है और एक ही रेडियस है। जब रेडियस सेम है तो इसका मतलब है ये साइड सेम है, एंगल्स भी सेम है। तो इसका मतलब हो गया कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के अंदर जो हमारे पास साइड्स होंगी बाकी वाली साइड्स भी इक्वल होंगी। अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं, एंगल भी इक्वल है इसका, तो जो बाकी वाली चीज़ें वो भी इक्वल होती हैं। तो ये जो हमारे पास साइड है ए बी और सी डी ये भी इक्वल होंगी फिर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको फिर एस triangle AOB and triangle COD are congruent। ये हमारे पास congruent triangles हैं। अगर ये congruent triangles हैं तो हम यहाँ से फिर कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ AB जो है वो इक्वल है लेंथ ऑफ CD के। यहाँ से हम ये बात कह सकते हैं। अब कोऑर्डिनेट्स क्या थे हमारे पास, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, वो हमारे पास क्या थे, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या थे हमारे पास कॉस अल्फा साइन अल्फा। इसी तरह कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी क्या थे कॉस बीटा साइन बीटा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी हमारे पास क्या होंगे, सी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होंगे कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। और कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी क्या होंगे, ये समझने वाली बात है। डी बच्चों हमारे पास कहाँ पे पड़ा हुआ था, डी यहाँ पे बिल्कुल इधर पड़ा हुआ था एक्स एक्सिस के ऊपर। अब ये एक यूनिट सर्कल है और इसका मतलब इसका रेडियस 1 यूनिट है। तो जो डी है ओ डी, इसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ कितना बन रहा है, इसका एंगल तो 0 डिग्री बन रहा है। तो इसका मतलब है इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे कॉस 0 साइन 0। अब कॉस 0 कितना होता है 1 और साइन 0 कितना होता है 0। तो इसका मतलब है डी के कोऑर्डिनेट्स होंगे 1 0, क्योंकि यहाँ पे एंगल 0 है और रेडियस 1 है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होंगे 1 0। तो हमने चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए। अब डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके हम यहाँ से ए बी और सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद इस इक्वेशन में रखते हैं। तो इसको हमने 2 का नाम दे दिया। अब ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करें पहले। तो ए बी हमारे पास किसके इक्वल होगा, ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करें ए बी पे, तो हमारे पास क्या होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं फिर इसको, डिस्टेंस फार्मूला में एक बात याद रखें कि हम इसको भी x1 y1 ले सकते हैं, इसको भी x1 y1 ले सकते हैं। तो अगर हम इसको x1 y1 ले लें और बल्कि इसको अगर हम x1 y1 कंसीडर कर लें और इसको अगर हम x2 y2 कंसीडर करें, तो हमारे पास यहाँ पे फार्मूला क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर कॉस अल्फा माइनस कॉस
बीटा का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का स्केयर। ये हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई। और सी डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? जो सी डी के दरमियान डिस्टेंस होगा वो क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ, इसमें से इसको माइनस करें तो x2 माइनस x1 कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा माइनस 1 का स्क्वायर। ये मैं डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ। और इसमें से ये y2 है और ये y1 है, तो y2 में से y1 को माइनस करें, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा माइनस 0 का स्क्वायर। तो जो ये दोनों तो इक्वल हैं, तो इन दोनों को हम इक्वल रख देंगे। अब इन दोनों को नेक्स्ट स्टेप में इक्वल कर देंगे। तो हम यहाँ से कह सकते हैं फ्रॉम टू, क्योंकि ए बी और सी डी इक्वल थे, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा का स्क्वायर प्लस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का स्क्वायर, ये इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा माइनस 0 का स्क्वायर। तो 0 तो ख़त्म हो जाएगा, इसका स्क्वायर। अब स्क्वेयरिंग कर दें। ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, अगर हम बच्चों दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा? कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा का स्क्वायर प्लस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का होल स्क्वायर इक्वल आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट पूरा ख़त्म हो जाएगा दोनों तरफ से, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, बल्कि कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब इनके स्क्वायर ओपन कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका स्क्वायर ओपन करें तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल्स, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये है और बी ये है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस 1 माइनस 2 कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, 1 तो मल्टीप्लाई होगा, बस यही आ जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। अब हम इनको साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा इनको साथ लिख लेंगे, साइन स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर बीटा इनको साथ लिख लेंगे। इसी तरह साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा और कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा इनको साथ लिख लेंगे। तो इधर से हमारे पास क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस इन दोनों को साथ लिख लें, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। क्या बच गया हमारे पास? -2 इन दोनों में से -2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा, बल्कि उसको पहले लिख लें
कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल्स, इन दोनों को आप साथ लिख लें, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा और प्लस 1 ये वाला -2 कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो जो देखें यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, इसकी वैल्यू भी हमारे पास 1 आ जाएगी, तो 1 और 1 2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 + 1 -2 इंटू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल्स, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1 + 1, ये भी 1 है ये भी 1 है, 1 + 1 -2 कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ से ये भी 2 बन जाएगा, ये भी 2 बन जाएगा, कैंसिलेशन हो जाएगी, और यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा -2 इंटू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल्स -2 कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। -2 को कैंसिल आउट कर देंगे हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, इसको ज़रा सीधा करके लिख लिया, इट इज़ इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। सो प्रूव्ड, और यही बच्चों हमने प्रूव करना था कि कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। आप इसको ज़रा नीचे करके सीधा करके लिखिएगा, यही बात हमने प्रूव करनी थी फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।